हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्री रिसर्चर। हम आज बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में। ये अपनी दूसरी क्लास होगी। आई होप आपने पहली क्लास देखी होगी और वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। उसमें हमने कवर किया था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की हिस्ट्री के बारे में। हम आज बात करेंगे कुछ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो डेफिनेशन दी है, कुछ जो अपने ऑथर है उन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, और हम पूरी डेफिनेशन ना पढ़ के कुछ की टर्म पढ़ेंगे और वहीं आपके एग्ज़ाम में आप उनको फाइंड करना है और वो आप सीधा आंसर लगा देंगे। तो आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी, कुछ की टर्म याद करने हैं और वो आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन दी थी जेपी लिगेंस ने दी थी। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सटेंशनिस्ट थे। इन्होंने अप्लाइड बिहेवियर साइंस के बारे में कहा था कि जो अपनी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है वो अप्लाइड बिहेवियर साइंस से रिलेटेड है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड बिहेवियर साइंस हु गिव द डेफिनेशन दैट। तो आपका आंसर चला जाएगा जेपी लिगेंस। ठीक है, एक एडीवी रेड्डी करके एक जो इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशनिस्ट थे, उन्होंने साइंस कहा था कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक साइंस है। एक एन रोलिंग करके उन्होंने कहा था कि जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है वो कम्युनिकेशन से बेस्ड है। एक कैल्से एंड हिरने एंड नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन दी थी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। इन्होंने कहा था कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन या एक्सटेंशन एजुकेशन है वो आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन है, यानी कि आपका जो फॉर्मल एजुकेशन का जो भी फॉर्मेट है उससे आउट है। और जो ओपी धामा है वो उन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन को एजुकेशन प्रोसेस कहा था। हम ये ओपी धामा की बुक भी पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट करके एक बुक आती है। एक वान डेन बेन जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के राइटर भी है, उन्होंने एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है एक्सटेंशन एजुकेशन की। उन्होंने कहा कि जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन डिफाइन पर्पसिव कम्युनिकेशन एंड कंसियस सोशल इन्फ्लुएंस। एक जो लास्ट डेफिनेशन है वो डबलिंग फार्मिंग इनकम कमेटी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो टेक्नो सोशल इनेबलर है। ये क्वेश्चन आपके एसआरएफ से रिलेटेड है, ये जेआरएफ में बहुत कम पूछा जाएगा। ये एसआरएफ 2022 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बस इतना ही पूछा गया था इसमें, वो आप याद रखिए इसको। तो स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सटेंशन के बारे में। तो इसमें 5 टाइप दिए गए हैं, मेनली तो 5 ही है, और भी है लेकिन इनमें से क्वेश्चन आएगा आपके। तो फॉर्मेटिव एक्सटेंशन है, एडमिनिस्ट्रेटरी है, प्रोसेसिव है एंड इंफॉर्मेटिव है एंड ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन है। तो हम पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव एक्सटेंशन के बारे में। फॉर्मेटिव एक्सटेंशन क्या आता है, बेसिकली द रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में। तो हम कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं, उनको क्रिएटिंग कैपेसिटी उसको कैसे बढ़ा सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो फॉर्मेटिव एक्सटेंशन के बारे में। तो आपको बस ये फॉर्मेटिव एक्सटेंशन के बारे में यही बात याद रखनी है कि एचआरडी से रिलेटेड है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में है। जैसे मान लीजिए कोई केवीके में है और केवीके आपको प्रोवाइड करवा रहा है कोई ट्रेनिंग रिलेटेड टू द क्रॉप प्रोडक्शन, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। एक दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा रिलेटेड टॉपिक है अपना एक्सटेंशन टाइप के बारे में, एमनिसिपेटरी एक्सटेंशन। उसमें अपलिफ्टिंग द पुअर, यानी कि कोई ऐसा प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करें या कोई ऐसी स्कीम हम लॉन्च करें जो अपलिफ्टिंग द पुअर, यानी कि ये क्या हुआ, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी फॉर्मेटिव है, यानी कि पूरे सोसाइटी के लिए है। जबकि अपलिफ्टिंग क्या है, ये रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, यानी कि ये ग्रुप ऑफ पुअरिटी है, जो आपके जो पुअर लोग हैं उनके ग्रुप के लिए है अपलिफ्टिंग करना, यानी कि उनको उनकी जो सोसाइटियल और इकोनॉमिक कंडीशन है उनको बढ़ाना। जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटरी एक्सटेंशन में बात करते हैं, आपका यू प्रोग्राम पढ़ते हो, आप IRD पढ़ते हो और DWCRA पढ़ते हो, वो ये सारे एग्ज़ाम जो भी अपलिफ्टिंग फॉर द पुअर जो भी प्रोग्राम आते हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटरी एक्सटेंशन एजुकेशन में आते हैं। हम तीसरा टाइप है पर्सुएसिव एक्सटेंशन। उसमें पर्सुएसिव एक्सटेंशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी है उसको इंस्ट्रूमेंट करना है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके फॉर द कवरिंग द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, नॉट फॉर ए इंडिविजुअल, ये सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के लिए है पर्सुएसिव एक्सटेंशन। यानी कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट करना है आपको, कैसे पॉलिसी को इंस्ट्रूमेंट करना है और वो सोसाइटी के जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको कवर करता हो। अपना फोर्थ टाइप है इंफॉर्मेटिव एक्सटेंशन। ये इन्फॉर्मेटिव एक्सटेंशन क्या है कि अपने पास कोई भी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है,
तो हम बेटर कंसिडर कर सकते हैं कि अपनी चॉइस क्या करना है। तो चॉइस से रिलेटेड जितना भी एक्सटेंशन है वो रिलेटेड टू द इंफॉर्मेटिव एक्सटेंशन। पांचवा है अपना ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन। ये क्या है? ये बियॉन्ड द ट्रेडिशनल जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो भी अपना सिस्टम है उससे बियॉन्ड है। ये जो ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु में 1991 में। और जो इंडिया का अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट टू द इंडिया कि इंडिया का जो एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, वो एक्सटेंशन सिस्टम इंफॉर्मेटिव टाइप का है। ये आप बात याद रख लीजिए। तो हम आगे बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। जैसे हमने पहले पढ़ लिया कि टाइप ऑफ एक्सटेंशन के बारे में, हम अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो हम पहले पढ़ लेते कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज ए लैटिन वर्ड दैट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब होता है ब्रिंगिंग अप ऑफ मेंटली एंड फिजिकली। तो हम इजीली हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी ब्रिंगिंग अप यानी कि बढ़ाना अपनी मेंटलिटी और फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आपका एजुकेशन है। बट इसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन कुछ अलग है। हम समझ सकते हैं कि डिजायरेबल, एक वर्ड में हम समझे तो इसका मतलब है डेफिनेशन का कि डिजायरेबल चेंज इन द कास्ट। अब कास्ट यहाँ पे क्या है? वो कास्ट वाला नहीं है, अपना कास्ट KAS है। KAS का मतलब यहाँ स्टैंड फॉर KS इज, K का मतलब है नॉलेज, A का मतलब है एटीट्यूड एंड S का मतलब है स्किल। यानी कि डिजायरेबल चेंज इन योर नॉलेज, योर एटीट्यूड एंड स्किल। ये जो एजुकेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन। ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एजुकेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ, फिर आपके ऑप्शन में कुछ 3-4 चीज़ें लिखी हुई, उनमें एक एक्सटेंशन भी लिखा होगा, क्योंकि ये पिछले कई एग्जामों में आपके आया हुआ है। अब हम बात करें टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में, तो इसको डिस्कवर किया था कॉम्ब एंड अहमद ने। उसने 3 प्रकार से कहा था कि 3 टाइप ऑफ एजुकेशन होता है। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल, सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो हम पहले बात करें फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो फॉर्मल एजुकेशन ये हाईली इंस्टीट्यूटलाइज, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड एंड हायरार्किकली। हाईली इंस्टीट्यूटलाइज मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट में होगा, ये चीज़ें इंस्टीट्यूट में होगी, यानी कि वो पहले वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। और क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड मीन्स पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा वहाँ पे, फिर आपको वहाँ की एडमिशन के साथ साथ वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। और ये क्रोनोलॉजिकल यानी कि आप शुरू से लेकर एंड तक होगा। ऐसे नहीं कि बीच में शुरू हो गया और फिर लास्ट हट गया, या आपने शुरुआत से शुरू कर ली और लास्ट एंड में चले गए, बीच में कुछ एग्ज़ाम हो। जैसे मान लीजिए क्रोनोलॉजिकली हम ऐसे समझे कि आपका कोई भी एक्सटेंशन एजुकेशन का आपके एग्रीकल्चर में कोर्स चल रहा होगा, तो पहले आपको एडमिशन ले लिया उसमें, फिर टीचर आता है आपको पढ़ाता है उसके बारे में, फिर पढ़ाने के बाद में आपका मिड टर्म होता है, मिड टर्म होने के बाद में एंड टर्म होता है, और फिर आपका रिजल्ट आता है। ये क्रोनोलॉजी है। और अगर बीच में आपको सीधा पढ़ा दिया, आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया, तो वो क्रोनोलॉजी नहीं है। फिर हम बात करें कि तीसरा टर्म है हायरार्की, यानी हायरार्की है, यानी कि जैसे आपने एक क्लास पास की तो आप सेकंड क्लास में चले गए, यानी मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में आपने कंप्लीट कर ली तो सेकंड ईयर में चले गए, सेकंड ईयर के बाद में थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे। तो एक हायरार्की है। नॉन फॉर्मल हम बात करें अगर एजुकेशन के बारे में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, तो ये ऑर्गेनाइज्ड होगा, ये सिस्टमेटिक होगा और आउटसाइड ऑफ द फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, फॉर्मल एजुकेशन से आउट ऑफ द फॉर्मेट होगा, यानी कि ये इसका जो फॉर्मेट है वो ऐसे इसमें लागू नहीं होगा। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो नीड बेस्ड होगा और मोटिवेटेड टाइप का होता है। ये इसमें नीड बेस्ड होता है, यानी कि ये आपकी ऑर्गेनाइज्ड होगा। ये होता तो ऑर्गेनाइज्ड है, इसके साथ साथ ये सिस्टमेटिक होता है, और ये आउट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। तीसरी हम बात करें, तीसरा एजुकेशन अपना सिस्टम है वो नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि हम बात करें सिंपली हम वर्ड में समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमें तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है, ऐसे हमने सफ़ेद बाल नहीं किए। तो वो जो उन्होंने सफ़ेद बाल नहीं किए और वो जो उनका तजुर्बा है वो रिलेटेड टू द इनफॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस अपन से ज़्यादा लिए हैं और अपन से ज़्यादा उनको पता है कि कोई भी थिंग है या कोई भी प्रोसेस है वो कैसे डेवलप होती है या कैसे कंडक्ट होती है। अब हम बात करते हैं फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। द फिलोसफी इज दैट वर्ड इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलोस एंड सोफिया। 2 वर्ड, फर्स्ट वन इज फिलोस एंड सेकेंड वन इज सोफिया। फिलोस का मतलब होता है नॉलेज एंड सोफिया का मतलब होता है मैनर। अब हम बात करें जो केल्स एंड हिरने थे, उन्होंने
जो फिलोसफी के बारे में बताया कि केल्स एंड हेयर ने डिफाइन द फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन टू टीच द पीपुल हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। यानी कि आप फिलोसफी का मतलब ये है एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में कि लोगों को ये बताना कि आपको कैसे सोचना है, ना कि ये कि क्या सोचना है। अब हम 3 टर्म के बारे में बात करते हैं। जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन से तैयारी करेंगे उन्हें पता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम, ऑब्जेक्टिव एंड गोल क्या होता है। तो हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, एम का मतलब क्या होता है। एम होता है सबसे बड़ा, यानी कि जनरलाइज्ड एंड ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन। आपका एम है आपका एडमिशन होना कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज में जो भी अच्छी हो, और उसके साथ साथ आपकी जेआरएफ लगना, ये आपका एम है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एंड टूवर्ड विच योर एफर्ट आर डायरेक्टेड। यानी कि आपने पता है आपको भाई आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या करने होते हैं, यानी कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है, कौन से वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ कम ध्यान देना है। तो ये सारी बातें ये ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एम से थोड़ा स्पेशलाइज्ड है। और इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके ये टर्म है उसको आप याद रखिए, आपके एंड टूवर्ड विच योर एफर्ट आर डायरेक्टेड होते हैं, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। थर्ड वो है आपका गोल। गोल का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या करना है आपको। मतलब ये मान लीजिए कि आपको इस हफ्ते में आपको एक्सटेंशन एजुकेशन का जो पहला चैप्टर है उसको अच्छे से कवर करना है, और उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं उनको भी सोल्व करना है। तो ये आपका एम, आपका ये गोल हो गया, और वो गोल स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। यानी कि डिस्टेंस इन एनी गिवन डायरेक्शन वन एक्सपर्ट टू गो ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम अगले कंसेप्ट के बारे में बात करें तो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है। ये कंसेप्ट दिया किसने था, ये जेपी लिगेंस ने दिया था। तो ये इसकी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस रिजल्टिंग इन प्रोग्रेस ऑफ द पीपल फ्रॉम ए लेस डिजायरेबल टू मोर डिजायरेबल। यानी कि लेस डिजायरेबल टू मोर डिजायरेबल कोई भी सिचुएशन है उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो वो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसको मोर डिजायरेबल बना सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन के बारे में बात होगी। ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आप याद रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि डिसकंटिन्यूस प्रोसेस या कंटिन्यूस नोट ए प्रोसेस है। ये स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन आ सकता है इसका। स्टेप्स के बारे में बात करें और ये स्टेप्स में कन्वर्ट होती है। ये स्टेप्स में बात याद करने के लिए आपको SOTER याद रखना है, सोटर। सोटर याद रखोगे तो अब कंफ्यूज नहीं होगी कौन सी स्टेप है, पहले आएगी या बाद में आएगी। तो जो पहली स्टेप है आपकी सिचुएशन, यानी कि एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड कलेक्शन ऑफ द फैक्ट। पहली स्टेप यही है कि हमने कोई भी कहीं भी अपन को जाना है तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि वहाँ सिचुएशन क्या है, यानी कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है। वहाँ से हम कोई भी फैक्ट है उनको कलेक्ट करेंगे तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, व्हाट इज़ नाउ, यानी कि अभी क्या है सिचुएशन। फिर उसका ऑब्जेक्टिव, हम उससे पता चल जाएगा कि हमको कि क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। अब वहाँ हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो डिजायरेबल हो, और एक क्वेश्चन भी आता है कि ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, वो आपके स्मार्ट होने चाहिए। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि जो स्मार्ट है ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव में स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी, यानी अपन को चाहिए क्या, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। तीसरी स्टेप है टीचिंग। टीचिंग में क्या है, एक तो मेथड कौन सा हम यूज करेंगे टीचिंग में, एक हमको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इसके साथ साथ तो हम टीचिंग में 3-4 चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। चौथी स्टेप है वो इवेल्युएशन है, यानी कि हमने जो भी ये पढ़ाया है या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है वो क्या हमने अपने रिजल्ट में देखा है या नहीं देखा, व्हाट हैज़ बीन द रिजल्ट, वो आपका इवेल्युएशन है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव वी डिसाइड द इवेल्युएशन। ओके, रिकंसिडरेशन, that is the most important step and last step in the extension education process। तो इसमें हम रिकंसिडर करते हैं कि रिकंसिडरेशन किसके बेसिस पे करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं वो एंड द लास्ट हमने क्या वो अटैम्प्ट कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो हमको वापस शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि इस सिचुएशन को एनालाइज अच्छे से करना पड़ेगा। और अगर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो हमने वो कर लिए अटैम्प्ट, तो हम उनमें कुछ और बदलाव करके या कुछ चेंजेस करके आफ्टर रिकंसिडर कर सकते हैं क्या। तो ये कंप्लीट जानकारी थी आपके स्टेप्स के बारे में।
और जो एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रोसेस के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ एजुकेशन क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा। तो यही था आज की वीडियो के बारे में। तो आप कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो कैसे लगा। जय हिंद, राम राम।